अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवारी प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शुबहयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं, हमारे स्टूडियो में मदऊ करते हैं ताकि आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, हमने ताहाल कई ऐसी शख्सियतों को यहाँ मदऊ किया है जिन्होंने आपके न सिर्फ ये कि सवालात के जवाबात दिए हैं बल्कि ऐसी रहनुमाई की है जिससे जो है आपकी मदद भी हो सके। आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो जो है तारुफ के मोहताज नहीं है, चाहे वो क़ानूनी हल्क़े हों या फिर मीडिया के हल्क़े हों। जी हाँ, मेरी मुराद एडवोकेट सैयद ए सलीम से हैं जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इलाहाबादी इंसानी हुकूक़ कमीशन में जो है आप ऐसे अफराद की रहनुमाई करते हैं जो जुल्म और सितम का शिकार रहते हैं। आइए नाज़रीन, हम खैर मक़दम करते हैं एडवोकेट सैयद ए सलीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमने जो मौजू दिया है प्रोग्राम का वो सच्चर कमेटी सिफारिशात के सिलसिले में है, रिकमेंडेशंस के सिलसिले में है। सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस एंड माइनॉरिटीज़ इश्यूज़ हमने उन्वान दिया है, यानी जो अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो सच्चर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कहाँ तक हल हुए हैं, इस पर बात होगी। इलाहाबादी आपका अगर कोई क़ानूनी सवाल हो जिस पर आप रहनुमाई चाहते हैं, किसी भी किस्म का सवाल जो है आप हमारे एडवोकेट सैयद ए सलीम से कर सकते हैं। वो आपकी रहनुमाई करेंगे, इंसानी हुकूक़ कमीशन के मामले में हो या फिर कोई ऐसा क़ानूनी पेचीदा मामला हो जिसमें आप रहनुमाई चाहते हैं तो सैयद सलीम साहब उसका भी आपको जवाब देंगे। लेकिन और इस पर अमल आदमी हुई है हुकूमत की जानिब से, अब वो कितने फीसद हुई है ये जो है वो होगा, हम देखेंगे। वकील साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी जो बनाई गई थी ये बनाने का यानी तश्कील देने का मकसद क्या था? 2005 में पीएम ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकला था सच्चर कमेटी के लिए। एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म करके जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशन स्टेटस बताने के लिए जो है ना एक कमेटी बनाने के इसमें जो है ना एक नोटिफिकेशन निकला था। और ये सच्चर कमेटी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही था। मुस्लिम्स के जो है ना सोशल और इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनके लिए क्या करना चाहिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उनका एजुकेशन लेवल क्या है और उनका लाइवलीहुड क्या है, किस तरह लोग मतलब किस इलाकों में रह रहे हैं ये लोग सोसाइटी में और किस कंडीशंस में रह रहे हैं, वो पूरा पता करने के लिए कमेटी बिठाई गई 7 मेंबर्स के साथ, जिसके चेयरपर्सन थे राजेंद्र सच्चर। और राजेंद्र सच्चर का हमने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर भी सुना था जिसमें इन्होंने तफसीलात बताई थी। लेकिन जहाँ तक ये कमेटी की सिफारिशात का ताल्लुक़ है वकील साहब, रिकमेंडेशंस का जो ताल्लुक़ है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी रिकमेंडेशंस 2005 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी और 2006 नवंबर में जो है ना ये एक रिपोर्ट जो है सबमिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएम में, और 2006 नवंबर में जो है वो पार्लियामेंट में भी जो है ना टेबल हुआ था। लेकिन इस पे कोई सिफारिश पे 21 मेन सिफारिश थे जिसमें किसी में भी जो है ना अमलावरी नहीं हुई है जी, जिस पे होना चाहिए था। तो कई वजूहत है जिस वजह से नहीं हुई है। जी जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। अगर किसी भी मामले में आप क़ानूनी रहनुमाई चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप हमें रास्त तौर पर कॉल कर सकते हैं। जी वकील साहब, जहाँ तक अमल आवरी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक़ है, आपने बताया कि 2006 में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, तो मरकज़ी और रियासती हुकूमतों का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा है इस सिलसिले में? खैर, स्टेट गवर्नमेंट का तो रोल इसमें कुछ नहीं रहा और सेंट्रल में भी ये जो है ना अमली जामा पहना नहीं गया। अगर सेंट्रल से ओके होता तो स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किया जाता था, लेकिन सेंट्रल से भी नहीं होने की वजह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो इम्प्लीमेंट होता, सच्चर कमेटी एक ऐसा कमेटी था और ऐसे फैक्ट्स
फाइंडिंग्स के साथ वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट करे थे, अगर वो इम्प्लीमेंट होते तो आज के तारीख में खास करके क्या, ये रिपोर्ट ही सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए था, सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ था। अगर वो इम्प्लीमेंट होता और उस पर अमलावरी होती तो मुस्लिम्स का जो फेस आज सोसाइटी में है वो बदल जाता। और एक बात ये है कि ये लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई देखिए, एक सोसाइटी में जो है ना, एक अपना हिंदुस्तान ले लीजिए, हम पहले है इंडियंस, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सेकेंडरी आता है, प्राइमरी हम लोग इंडियंस है। एक हिंदुस्तान के तंबू के 4 मजबूत बम्बू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसमें कोई भी एक तंबू भी कमजोर रहा तो वो जो हिंदुस्तान नाम का तंबू उस तरह मजबूती से, उस तरह फकर से खड़ा नहीं होता। तो जो अक़लियतें हैं, इनको अगर आप मजबूत करेंगे, इनको आप डेवलप करेंगे, तो आप साइमल्टेनियसली आप कंट्री को डेवलप कर रहे हैं आप। तो अगर ये सचार कमेटी रिपोर्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन होता सही तरह, तो मुस्लिम अक़लियत जो है ना बहुत आगे बढ़ते थे, जो साइमल्टेनियसली मुल्क के लिए भी फ़ायदा होता था और डेवलपमेंट जो है ना कंट्री का भी होता था। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर सवाल कर सकते हैं और कानूनी रहनुमाई आप हासिल कर सकते हैं। मौजू और उन्वान दिया गया है सचर कमेटी के सिफारिशात और इन पर अमल आवरी के ताल्लुक से जो है बात हो रही है। कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से? वालेकुम सलाम जी, मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी बात कर रहा हूँ सर। जी हामिद सर। और सलीम साहब, और आपने आज का मौजू बड़ा अच्छा रखा है। जी शुक्रिया साहब। पिछले 4-5 रोज से जो है ना तमाम अक़लियतों में जो है ना जी यही जो है सो बात पाई जा रही है मौजूदा इलेक्शन में। और मुसलसिल अभी आपने देखे जमीयतुल उलमा वाले और कल यूनाइटेड फ्रंट वाले और तमाम लोग सियासी कायदीन से यही बोल रहे हैं, खुसूस यूपीए गवर्नमेंट से कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की काम शुरू किया जाए। और जहाँ तक जो तो 15% का जो वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था वो तो जो तो हमारे आंध्र प्रदेश में तो क्या किसी रियासत में भी अमल ही नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि उसमें जो है तो हमारे कलेक्टर जो है तो उसके चेयरपर्सन होते हैं और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए जो 15% का प्रोग्राम है उसको बार बार हर साल हर इलेक्शन में लाया जाता है, लेकिन अमल नहीं होता। लेकिन इस मरतबा अच्छी नुमाइंदगी हो रही है। शायद अगर जो तो मौजूदा आने वाले 14 इंतखाबात के बाद रियासत में जो है तो कोई नई जो है तो अगर हुकूमत आएगी तो उस वक्त शायद हमारे ये सच्चर कमेटी और साथ ही साथ जो है 15% प्राइम मिनिस्टर की जो प्रोग्राम है उस पर अमल होगा। सलीम साहब, बहुत अरसे के बाद फिर आपसे मुलाकात हुई। शुक्रिया साहब के साथ शुक्रिया हामिद साहब कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, हामिद हुसैन जाफरी साहब जो रुकन है माइनॉरिटी कमीशन यानी अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, माफ़ी चाहूँगा, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ये रुकन है और हमारा प्रोग्राम जो है ये जी रेगुलर हमारे व्यूवर हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म का जो 15 नुकाती प्रोग्राम है, कॉमन 15 पॉइंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, इसकी अमल आवरी में जो है माजी में कोताहियाँ हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? ये भी एक सच्चर कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि जो है 15 नुकाती प्रोग्राम के सिलसिले में अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की अंजाम दी जाए। जी वकील साहब, ये जो भी स्कीम्स वगैरह जो अनाउंस करते हैं लोग, ये जो है इलेक्शन के टाइम पे होता है, उसके बाद कोई अमलावरी या कोई उसको एक इम्प्लीमेंटेशन ट्रैक पे लाने का जो है ना कोई कोशिश नहीं होती। स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। इसी तरह जो है ना इलेक्शन के बाद सब हर कोई भूल जाता है। लेकिन अब जो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट नई जाफरी साहब बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? या तो यूपी है तो एनडीए, वही लोग है, वही फेसेस है, वही माइंडसेट है, वही पॉलिसीज है लोगों के। जब तक कि अवाम में चौर नहीं आया, जिनको आप वोट डाल रहे हैं उनका गिरेबान पकड़ेंगे आप, जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनको पुश नहीं करेंगे, जिनको खांधों पर बिठा के आप पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हैं उनको आप नहीं रोकेंगे कि भाई आप ये इम्प्लीमेंट कराइए, तो इसमें बदलाव आने वाला नहीं है। ना कोई गवर्नमेंट नहीं आके आपके कोई कमेटी ये नहीं करे, चाहे कोई पॉलिसी से आप बताते कि हम ये 15% छोड़े, दूसरी भी वो राज्य योजना, फलाना योजना, वो ये जो करते हैं लोग, इनके लिए जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपका मेरा पैसा होता है वो। तो अपना पैसा, अपना टैक्स लेके या फकर से बोलते हैं भाई हम लोग ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया हुआ है आपके लिए, बताओ कैसा है। यानी कि एक आदमी के हाथ पैर काट के आप उसकी एक बिरयानी बनाएंगे और उसका एक सूप बनाएंगे, उसके गले पे खड़े होकर बोलेंगे कि भाई हमने ये किया है,
है और बताओ क्या टेस्ट में है, ये टेस्ट कैसा है इसका। जी। यानी कि मेरा खून, मेरा पसीना, मेरा पैसा लेके आए, एक डिश बना के आप बोल रहे हैं कि भाई बताइए इसका टेस्ट कैसा है। आपका एहसान क्या है उसमें, आप करें क्या है आप। लेकिन जहाँ तक ये देखा गया है वकील साहब, हुकूमतों की जानिब से जो स्कीमात शुरू की जाती हैं वो भी एक अहम कारनामा होता है। उसके जो दूसरे मराहिल होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अमल आवरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, होता ये है कि नीचे के जो अफसरान होते हैं या फिर यूँ कहिए कि बीच के जो अफसरान होते हैं वो उस पर अमल आवरी नहीं कर पाते। तो क्या इसमें हुकूमत दोषी करार पाती है या फिर वो अहदेदार दोषी करार पाते हैं? कौन दोषी करार पाते हैं? अव्वलिन दर्जे पे जो है ना हुक्मरान है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी भी है, पॉलिटिशियन भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, और हुकूमत जो है इंस्ट्रक्ट करने वाली हुकूमत है। हुकूमत को वो जो है ना फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन जो भी है, जो भी है वो लोग को जो है ना फॉलो करना है। अगर नहीं कर रहे आप, एक्शन ले सकते हैं आप। ये ब्लेम गेम खेलना कि भाई हम लोग तो पास कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इसको अमल नहीं कर रही है, ये गलत बात है। ये नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। किसी भी किस्म की आप क़ानूनी रहनुमाई चाहते हैं, कोई आपका ऐसा सवाल है जो पेचीदा मसला रखता है, तो आप फ़ोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करिए। एडवोकेट सैयद ए सलीम आपकी रहनुमाई करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इंसानी हुकूक़ कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप ऐसे अफराद की नुमाइंदगी करते हैं जो किसी न किसी तरीके से जुल्म व सितम का शिकार हुए हों। और अगर इस सिलसिले में भी आपका कोई सवाल है तो आप रास्त तौर पर वकील साहब से कर सकते हैं। एक कॉल भी हमारे साथ है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे मोहतरमा? हेलो, हम लोग हेलो जी। हेलो, मैं नामपल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी जी। हम लोग 1 लाख की चिट्ठी डाले थे जी एक औरत पैसे नहीं दे रही, हम लोगों को साल भर से फिरा रही। जी। इसके लिए कुछ कानून है क्या? कोई रसायद वगैरह, कई लोगों को पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई रिसीद वगैरह आपके पास है, रिसीप्ट वगैरह कुछ? चिट्ठी डाल देना जी। है आप कोई करे तो है, रिकॉर्ड करे तो है जी, और स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दी हूँ, मगर पैसे नहीं दे रही। बिल्कुल बात करेंगे इस सिलसिले में वकील साहब के। कुछ पूछना चाहेंगे वकील साहब? केस कर सकते हैं इनके हाँ, ऊपर। जरूर करिए जरा। जी वकील साहब, इनके ऊपर अगर इनके पास रिसिप्ट वगैरह है, अगर नहीं भी है तो जो है ना वो ये कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर सिर्फ 420 सेक्शन 420 के तहत केस कर सकते हैं चीटिंग का। जी। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि एक दिन ख़ब्र ही जो है एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें एक टीवी आर्टिस्ट जिसने करोड़ों रुपए का धोखा दिया था गैर क़ानूनी तौर पर चिट फंड के ज़रिए, उसे जो है CCS ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो है उसके पास से कुछ रकम के अलावा दीगर अशिया ज़ब्त की गई। आप इस केस को रास्त तौर पर CCS से या फिर अपने कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन से रुजू कीजिए ताकि इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जा सके। क्या कह रहे हैं वकील साहब? जी जी, ये जो जूनियर आर्टिस्ट जो थी वो विजय रानी, बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया उसको। तो वो भी इसी तरह चिट फंड का कारोबार कर रही थी, लेकिन असल में क्या हुआ उसके साथ कुछ सैड स्टोरी भी हो गई जी। जिस तरह उन्होंने जिन्होंने चीट उठा लिया है, उन्होंने वो लोग चंद लोग हैं जो पैसा वापस नहीं करे, जिस तरह इंस्टॉलमेंट बना रहा था महीने में जी। लेकिन जो लोगों को उठ रहे थे उन लोगों को तो इन्होंने देना था, तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट से लेके जो है ना उनको पेमेंट करे। उसके बाद जब संभला नहीं है मसला, यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा बढ़ गया, यहाँ पे आने का इनकमिंग कम हो गया, तो लोग जब ज़्यादा पूछने लगे तो औरत खैर डर के भाग गई। तो पुलिस उस पर भी एक्शन ले रही है। जो नॉमिनल इंटरेस्ट होता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना भी जुर्म है जी। तो उसके तहत वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे दिए उनके ऊपर भी केस है और ये औरत के ऊपर भी केस है, और जिसका जिस तरह पैसा है जितना मिलना है वो इंशाल्लाह दिला देंगे लोग को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। वकील साहब, जहाँ तक चूँकि अब ये मसला उठाया है, चिट फंड का उठाया गया है, तो क्या इसमें कोई बाज़ाब्ता कोई लाइसेंस वगैरह जो है इसका होता है, या फिर ये गैर क़ानूनी तौर पर चलाए जा रहे कारोबार के सिलसिले में कोई कार्रवाई की जा सकती है? जी वकील साहब। जी,
शायद वो पेन की जो है आवाज़ आ रही है जो खोल और बंद किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में कि गैर कानूनी तौर पर जो चिटफंड चलाई जा रही हैं, तो इस सिलसिले में जो है कोई पुलिस रास्त तौर पर सो मोटो तरीके से कोई कार्रवाई कर सकती है या फिर जिन्हें नहीं सो मोटो तरीके से भी कर सकती है अगर पुलिस को मालूम है, लेकिन करता कौन है सो मोटो से? जब तक कंप्लेंट करे, कंप्लेंट को सही एंटरटेन नहीं करते क्योंकि उनके मसरूफियात अपने पुलिस के रहते हैं। लेकिन सो मोटो भी ले सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट करेंगे कौन जबकि मालूम है इलीगल चिटफंड चल रहे हैं? वहाँ पे जाते आप खुद हो, जब प्रॉब्लम हुआ तो जब आते हैं आप लोग जी। तो ये लोगों में भी शौर होना चाहिए कि भाई लाइसेंस देखना चाहिए उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। बगैर लाइसेंस के चिटफंड कर रहे हैं तो वो कानूनन गलत है, वहाँ पे मत जाइए आप। जहाँ पे लाइसेंस है वहाँ पे जाइए, आपको जो है ना कानूनी प्रोटेक्शन मिल सकता है जी। जहाँ तक सच्चर कमेटी सिफारिशात का ताल्लुक़ है वकील साहब, हमने देखा कि ख़ासकर ये सिफारिशात दी गई थी, इसमें जो है एक ज़ुमरा ये भी था कि अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो है रिज़र्वेशन दिया जाए रोज़गार और तालीम में ख़ासकर। एक कॉलर हमारे साथ है, हम हमारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम, मैं कलीम बात कर रहा हूँ, मैं शांतोशाना से। जी कलीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये जो है अक्सर जो है ओल्ड सिटी में थोड़े लोग जो है लूट लेके चले जाते हैं जी, जैसे कि असरा वाली जो है लूट लेके गए जी। इन लोगों के ऊपर क्या पाबंदी है नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ जो है इनके ऊपर कुछ कानून है नहीं है, वो नहीं मालूम हो रहा है। नहीं, चिटफंड की बात कर रहे हैं आप? जरा वकील साहब से पूछना है इनका मसला क्या हल, क्या तय करना है। जी, हम इस सिलसिले में बिल्कुल बात करेंगे। साहब कॉल करने के लिए लेके आगे चले गए मुस्तैक लोगों के। जी 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 वकील साहब, वही बात हो रही है। फिर आपने जो कहा था कि ऐसे चिटफंड के कारोबार करते हैं और फिर जो है रुपया डुबा दिया जाता है, तो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई करना चाहिए? असरा का जो कलीम साहब बता रहे थे, ये ज्यादा इंटरेस्ट देने के लालच में जो है ना लोग इनके पास डिपॉजिट करते गए। जी, तो सोचना चाहिए कि भाई जो आदमी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है जबकि नेशनलाइज बैंक्स दे नहीं सकते, तो ये किस तरह दे रहा है, यानी कि कुछ गलत हो रहा है जी। तो लोग क्या करते हैं, लालच में आके जो है ना वहाँ यहाँ से लाके पूरा लेते, 1 महीने 2 महीने वो लोग लेते भी हैं ज़्यादा इंटरेस्ट। तो उस वक्त नहीं बोलते कि भाई ये जो ज्यादा इंटरेस्ट देना, ज्यादा इंटरेस्ट लेना जी, ये दो भी जुर्म है जी। तो लेते वक्त तो लोग को बोलते नहीं, जब जिस तरह डूब जाते, जब हर तरह से लूट के जब भाग जाता आदमी, उस वक्त चीखना पुकारना शुरू करते। खैर वो हुआ भी तो धोखा है, उसके बाद केस चल रहा था असरा वालों का जी। उसी तरह जो भी है कानून से बचेगा तो नहीं है, केस होता है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होती है, और जितना पैसा है उतना तो नहीं मिलेगा, जो खर्चा हो जो भी है जिस हिसाब से उसके असेट्स रहेंगे और लिक्विड कैश रहेगा, उसमें उसको जितने लोग हैं उसमें उनमें तकसीम किया जाएगा। जी जी जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। सैयद ए सलीम एडवोकेट हमारे साथ हैं इस वक्त। हम बात कर रहे थे वकील साहब सच्चर कमेटी सिफारिशात के सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का जो मसला है, माइनॉरिटीज़ को जो रिजर्वेशंस का मसला है, उसमें जो है ये एक रिकमेंडेशन था कि 15% तक आप रिजर्वेशन, हुकूमत जो है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दे सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन हम दूसरा इसका पहलू अगर देखें तो हमारे क़ानून में जो गुंजाइश मुक़र्रर की गई है, यानी दस्तूर की रौ से जो गुंजाइश मुक़र्रर की गई है, वो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिए जा सकते। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी साहब, हज में लोन के लिए अब तक होता मालूम करने का था। हज हाउस में लोन के लिए लोन के लिए जी, यानी आप माइनॉरिटी इसमें किए थे। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी साहब, ये लोन से मैं जहाँ तक समझता हूँ ये इस वजह से रुके हुए क्योंकि इलेक्शन कोड लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं? जी जी, वो इलेक्शन कोड की वजह से रुका हुआ है वो लोन जो भी है जी। और रही 15% की बात, ये जो है माइनॉरिटी सच्चर कमेटी सिर्फ बनी है मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, माइनॉरिटीज में सिख भी है और ईसाई भी है, फारसी भी है, वो है, लेकिन ये जो सच्चर कमेटी सिर्फ बनी है मुसलमानों के लिए जी। जो 15% की जो रही बात, वो जो है ना एक कमेटी सिफारिश कर सकती है, जो पास नहीं कर सकती है। तो पीएमओ को इन्होंने एक सिफारिश पास किया गया 15% का जो है ना होना चाहिए, ताकि इसमें जो है ना अपलिफ्टमेंट मिल सके इनको जी।
तो अगर उसको वो सिफारिश को अगर ये लोग मान लिए और उसको अमल करना है तो एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पास कराना है जी। जब तक अगर स्पेशल ऑर्डिनेंस पास नहीं होता ये नहीं हो सकता, क्योंकि 50% का जो है ना, जिस तरह आप आंध्र प्रदेश में 5% देके फिर 1% वापस खींच लेना पड़ा जी। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। इसके तहत आज हम सचर कमेटी रिकमेंडेशंस पर बात कर रहे हैं और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से ये कहाँ तक हुआ है, किस हद तक कामयाब हुआ है, इस पर बात हो रही थी। जी साहब, हम बात कर रहे थे 15% तहफ़्फ़ुज़ात देने के ताल्लुक से जो सिफारिश की गई है ये जो है अमलन अगर देखा जाए तो नामुमकिन सा नज़र आता है। ताहम आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 4% रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था और ये केस भी कोर्ट में ज़ेरे दौरा है। तो अगर इसको बढ़ाना है, यानी हमारे दस्तूर की रौ से 50% से ज़ायद रिजर्वेशन या फिर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते, अगर इसको बढ़ाना है तो इसकी क्या सूरत हो सकती है? इस रिजर्वेशन को अगर बढ़ाना है, 50% से ज़्यादा करना है तो आप स्टेट लेवल में नहीं, सेंट्रल लेवल में स्पेशल ऑर्डिनेंस पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट में। जब तक कि अगर वो नहीं हुआ, ये 15% भी नहीं कर सकते। जो 4% 5% का आंध्र प्रदेश का जो लटका हुआ है वो भी इसी तरह लटका हुआ रहेगा। जी जी। तो 50% को जगह अगर आप बढ़ाएंगे तो ये उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। जब तक वो नहीं बढ़ेगा, इसको इतने में डिवाइड करना है तो ये मुमकिन नहीं हो सकता ये। जी। और जहाँ तक 15 नुकाती वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम का जो सिफारिश है, ये कहाँ तक इसकी जो है मुख्तलिफ रियासतों में, हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि गुजरात समेत जो है कई ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम जो है बिल्कुल इसकी अमल आवरी नहीं हो पाई है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक़ है या फिर दीगर कुछ और रियासतों का ताल्लुक़ है, यहाँ पर कुछ हद तक काम हुआ है। आप क्या समझते हैं? कुछ हद तक क्यों हो सकता है, वही तो बता रहा हूँ कि कुछ हद तक क्यों हो सकता है, पूरी तरह नहीं हो सकता कहीं भी। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? ये क्यों इसकी अमल आवरी में जो रुकावटें हैं वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसको हुकूमत दूर नहीं कर सकती? जी जी, कानूनी रुकावटें बहुत आते हैं इसमें। ये लोग करते क्या है, ये लोग प्रोग्राम्स तो आपको अनाउंस कर देते हैं, स्कीम्स वगैरह अनाउंस करते हैं, लेकिन उसका बैकअप लीगलिटी प्रोग्राम नहीं होता है लोगों का। ये लोगों को इमीडिएट इंस्टेंट अपने ये कदम उठाने की वजह से या ये अनाउंसमेंट करने की वजह से सियासी मुफाद क्या हो सकता है अपने पार्टी को, या अपन इसको क्या इसका रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो देख के लोग अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह जो है ना, ये कोर्ट केसेस में उसमें उलझ कर आती है बात ये। तो अगर इन लोग में सिंसियरिटी है, कुछ वाकई कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये लोग पहले लीगली देख लेते हैं कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये ओके है या नहीं है। ये पूरा अगर देख के होमवर्क करके उसके बाद अगर करेंगे तो ये रुकावटें आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक सचर कमेटी रिकमेंडेशंस हैं वकील साहब, तहफ़्फ़ुज़ात से अगर हट कर देखा जाए तो और कौन कौन सी उसमें सिफारिशात थी? सचर कमेटी में तो पूरे सिफारिशात जितने भी है, जो बहुत अच्छी सिफारिश है और जो है ना एकदम फेयर इन्वेस्टिगेट किया गया था और बहुत मेहनत किया गया था इस पे। तो जिस तरह के एजुकेशन में है और शेयर इन दी एम्प्लॉयमेंट में है, हर चीज़ में जो है ना ये लोग जिस तरह के जिस अंदाज में जिस पैमाने पे लोग करे हुए थे, यहाँ तक कि जब डिले हो रहा था रिपोर्ट देने में, जो टाइम फ्रेम था उसमें डिले हो रहा था। वजह डिले होने की थी कि रमज़ान आ गया था बीच में, तो रमज़ान में वो लोग वो उसको कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमानों का रिलेटेड था, मुसलमानों से पूछताछ करना था, उनकी हाल हकीकत जानना था। तो उसके लिए रुक के फिर ये लोग एक्सटेंशन लेके जो है ना करे हुए थे। तो जिस तरह एजुकेशन में बैकग्राउंड है पूरा एकदम, तो ये लोग सिफारिश करे थे कि भाई मदरसा में जो पढ़ता 10th लेवल तक के उसको एक मेयार करो, मदरसे से निकल के अगर सेकेंडरी ग्रेड में आना है यानी कि इंटरमीडिएट में आना है तो मदरसा का सर्टिफिकेट इंटर में नॉर्मल कॉलेजेस में उसको वैलिड किया जाए, यानी कि उसको 10th पास के तरह ट्रीट किया जाए।
और जो है मदरसा में से जो निकलता, जिस तरह आलिम है फाजिल जो सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं, उसको डिग्री की जो है ना स्टेटस दिया जाए, जिससे वो सर्टिफिकेट लेके अगर आप बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी करके आप डिफेंस में, सिविल्स में, बैंकिंग में आप जॉब्स के लिए जाते हैं, तो ये डिग्रीज भी वो सेम इक्वालिटी लेके आने की भी सिफारिश करें, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ उसका भी। और जहाँ तक ये तो तालीम का मसला था, तालीम से हटके जो है रोजगार में किस किस्म की सिफारिशात की? रोजगार में भी वो सिफारिश ये करे कि भाई जिस तरह भी देखो, जिस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान जो कर रहे हैं, क्योंकि ये कमेटी सिर्फ मुसलमानों की बनी है, तो वो लोग जो ये करे हुए, तो उसमें ये बताया गया कि भाई जितने और काम्स है, जैसे मैकेनिक है, पंचर डालने वाला है, ये पूरे जो मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि तालीम नहीं है वो लोगों को। और अच्छा, और एक बात क्या है, लोग और एक भी एक ये लोग के फाइंडिंग्स में और भी एक डबल बर्डन में जी रहा है मुसलमान हिंदुस्तान का। एक तो उसको जो है ना एंटी नेशनल का ट्रीटमेंट मिलता है इंडिया में, मुसलमान बोलते ही दाढ़ी है, टोपी है, वो है, उसको एंटी नेशनल मिल रहा है। ये सचार कमेटी बताई हुई फाइंडिंग्स है, फैक्ट्स है। तो जो है ना, दूसरी बात, जब कोई अगर गवर्नमेंट या कोई पार्टी उनके इसके लिए कुछ करने जाएंगे, तो दूसरे जो है ना स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो जो पसंद नहीं करते ये काम मुसलमानों के लिए फायदा होगा तो ये करना, इसको रोकना चाहिए। वो लोग बोलते हैं भाई ये अपीजमेंट हो रहा है, यानी कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि कुछ होने भी नहीं देते लोगों के लिए और इस तरह भी जीने नहीं देते कि भाई एंटी नेशनल है लोग। ये दो डबल बर्डन से जी रहे हैं, ये भी ब्याज जो है ना दूर करना चाहिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो वायोलेशन हो रहा है। वो वायोलेशन रोकने के लिए अभी देखिए आप बैंक में जो है ना, बैंकिंग में ब्याज नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हैदराबाद में ओल्ड सिटी में कई जगहों को जो है ना, ओल्ड सिटी तकरीबन ओल्ड सिटी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपके एरिया देख के सॉरी बोल के वापस कर दे, क्योंकि आप ब्लैक लिस्टेड है। वो कानूनन जुर्म है, करना नहीं चाहिए, लोगों को नहीं पता है। लेकिन वो भी जो है ना पॉइंट आउट किया गया, जिस तरह का ब्याज इस तरह हो रहा है बैंकिंग में, हर जगह जो ब्याज हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो भेदभाव, जो फर्क जो दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी एक लीगल, इंडिपेंडेंट लीगल टीम होना चाहिए इन लोगों के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उन तरह के केसेस इनके खिलाफ लड़ने के लिए और मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए। ये भी सिफारिश किया गया है। और नौकरियों में जो है ना, सही इनका शेयर जितना परसेंटेज है, अभी 14% है। आपको पता है 2101 तक जो है ना इंडियन पॉपुलेशन में, माइनॉरिटीज में जो है ना, मुस्लिम्स की परसेंटेज 21% तक चली जाएंगे आपकी। अभी 14% है, जब 21 तक चले जाएंगे, यानी कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। उसके बावजूद भी हम लोग जो है ना बहुत पस्ता हालत में है और जो बहुत बैकवर्ड है। तो ये जो सिफारिशें जो किए गई, अगर इनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज एडवोकेट सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं। वकील साहब, हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे कि हालिया अरसे में सचर कमेटी रिकमेंडेशंस को लेके, सिफारिशात को लेके मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने एक मकतूब लिखा था तमाम रियासती हुकूमतों को कि मुसलमानों की गिरफ्तारियों के मामले में एहतियात की जाए, पहले अपने तौर पर तमाम तर तहकीक़ात की जाएँ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो क्या ये भी एक सिफारिश थी सचर कमेटी रिकमेंडेशंस की, जिसमें मुसलमानों को हिरासा करने की बात कही गई थी, चाहे वो पुलिस की जानिब से हो, SIT की जानिब से हो, CCS की जानिब से हो, किसी भी सिलसिले की जानिब से हो? क्या ऐसी कोई सिफारिश इसमें मौजूद थी? जी हाँ, ये सिफारिश थी कि भाई जब भी कुछ भी ऐसा वाक़या होता, ब्लास्ट का या टेररिज्म का वाक़या होता, तो इसमें मुसलमान बच्चों को अरेस्ट किया जाता, हरासा किया जाता, परेशान किया जाता, और बाद में केस चलता, उसके बाद मालूम होता कि भाई वो लोग इनोसेंट्स थे। वैसे वाक़या हैदराबाद में भी हुए और हिंदुस्तान भर में हो रही है। ये सचर कमेटी में भी कहा गया और शिंदे साहब होम मिनिस्टर जो है ना, उसी के हवाला देते हुए हर स्टेट को एक ये भेजा था कि भाई इस तरह मत करो। तो वो सिफारिश में थी और वो ये जो हो रहा है ये, और एक जो है ना ये हो भी इसलिए रहा कि भाई जिस वक्त कुछ तो भी ऐसा वाक़या होता,
होते पुलिस पे इतना प्रेशर भी आ जाता है जी कि भाई अभी तक अरेस्ट नहीं करे, ये पुलिस ना आए, पुलिस कर क्या रही है। जिस तरह के पुलिस हर एक सिटीजन के साथ एक पुलिस खड़ा नहीं होता, हर एक दुकान के साथ एक पुलिस टीम खड़ी नहीं होती। होते ऐसे वाक्य, गिव देम सम स्पेस, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। ये जो अननेसेसरी जो प्रेशर बढ़ भी जाता पुलिस वालों की, अगर मैं थोड़ी तायद करूं और थोड़ा सपोर्ट करें, उनके बात करूं, तो ये अननेसेसरी प्रेशर उन पर डालने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, भाई लाओ किसी को पकड़ के लाओ, केस तो बुक कर दो, लेके आते हैं और आपके मीडिया वाले भी बताते हैं भाई अरेस्ट हो गया, ये फलाना था, ये ऐसा था, इसको वहां से अरेस्ट करे, इन्हें ये खूब बोल लिया, वो कर दिया, मीडिया में भी उछाल देते उसको। पुलिस वाले सुकून में आते हैं और 5 साल 10 साल केस चलता है, उसके बाद बाइज्जत भरी होता है, उसके बाद वो जो भरी होता है वो मीडिया में भी नहीं देते। तो इस तरह जो ना पुलिस पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। कोई वाकया हुआ, सबर, इंतजार करें, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, पकड़ने दीजिए। ये जो इनोसेंट्स को जो अरेस्ट कर रहे हैं, जो हरासा कर रहे हैं, नहीं होता। लेकिन जो इनोसेंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, तो किसी मजहब के इनोसेंट को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अगर वैसा कोई वाकया हो तो पहले मुस्लिम्स को अरेस्ट करते हैं, जिसका जिक्र सचार कमेटी में भी किया है, जिसका हवाले के साथ शिंदे साहब दिए हुए हैं। इसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात की बात कही गई थी, यानी ऐसे वाक़यात को रोकने में हमने माजी में देखा है कि किसी भी रियासत में कोई बम धमाका होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है, फौरी तौर पर जो है पुलिस, और मैं ये कहूँगा कि पुलिस से पहले हमारे जो कौमी चैनल्स है वो हरकत में आ जाते हैं और किसी न किसी मुस्लिम तंजीम या फिर मुसलमानों से इसको जोड़ दिया जाता है, फिर दाढ़ी वाली तस्वीर जो है शाया की जाती है। तो ये जो तमाम वाक़यात है वकील साहब, क्या इसके तदारुक के लिए जो है कोई ऐसी सिफारिश थी, कोई ऐसा रिकमेंडेशन था जिस पर जो है हुकूमत को काम करना था? तो था ना, इसका रिकमेंडेशन यही तो था कि भाई इस तरह के जो हरकतें हैं ये नहीं करना चाहिए। खैर मीडिया का तो उसमें जिक्र नहीं किया गया, पुलिस का जिक्र किया गया, भाई जिस तरह इनोसेंट को अरेस्ट करते हो करना नहीं चाहिए। मुसलमान यूथ को जो हरासा किया जाता जब बम ब्लास्ट हुआ तो वो नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने भी कहा कि भाई दिल्ली में कभी भी कुछ भी ब्लास्ट होता तो जितने मुसलमान यूथ है, बच्चे है, वो अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, किसी भी काम पे बाहर हो, और उनके घर वाले दुआ मांगते रहते हैं बच्चा हमारे घर को वापस आ जाए। घर पे खटका हुआ तो डर रहता है उनको भी कोई पुलिस वाला ना आए, किसी को लेके ना जाए। और दिल्ली में कहीं हुआ तो उन्होंने चैलेंज किया था कि मेरी गवर्नमेंट आने के बाद देखूंगा कोई किसी इनोसेंट मुस्लिम को कोई पुलिस वाला किस तरह अरेस्ट करता। तो इस तरह दिल्ली कैपिटल, इंडियन कैपिटल में हो रहा है ये, तो ये हर जगह ये हो रहा है। तो इसके लिए मना किया गया, इसकी सिफारिश किया गया, इसको रोको। सचार कमेटी ने यही कहा कि भाई इसको रोको कि जो इनोसेंट मुस्लिम यूथ को जो अरेस्ट कर रहे हैं उन चीज को बंद किया जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन उठाइए और कॉल करिए। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, रास्त तौर पर आप कॉल करते हुए किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इलाहाबादी राजेंद्र सच्चर कमेटी सिफारिशात के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी जो है रास्त तौर पर एडवोकेट सैयद ए सलीम से किया जा सकता है। जी वकील साहब, जहाँ तक इसकी अमलावरी का ताल्लुक है मुल्क भर में या फिर मुख्तलिफ रियासतों में, आप क्या समझते हैं कि कितने % जो है इसके रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितने % जो है ये रिकमेंडेशंस की अमल आवरी हुई है आपके अपने पर्सनल नज़रिए में, और हुकूमत क्या बताती है? अमलावरी तो 1% भी नहीं हुआ इसका जी। अब अमलावरी होना है, अगर 10% भी हुआ तो बहुत काफ़ी है। जितने 21 रिकमेंडेशंस में 5 मेन रिकमेंडेशंस है जिनको मैंने भी नोट किया और शायद वो लोग भी पॉइंट आउट करें जो रिकमेंडेशन दिए। कौन से है वो 5 पॉइंट? जो है ना, एजुकेशन का एक है और वक्फ बोर्ड का एक है, औकाफ का जो है, मुस्लिम्स के ये जो हालात सुधारने के लिए जिस तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है सचर कमेटी, उसके लिए सालाना 500 करोड़ का खर्चा है जी। तो गवर्नमेंट को लोग ये सिफारिश किया हुआ है भाई ये 500 करोड़ अगर आप सालाना करेंगे, 5 साल का प्रोग्राम रखें आप, तो हिंदुस्तान के मुसलमान का फेस जो है ना दुनिया भर में चेंज हो जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल, हम इससे बात करेंगे। ये 5 जो पॉइंट्स आपने बताए। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा और कहाँ से? क्या पूछना चाहिए? जी सर, क्या पूछना चाहिए? ये मेरा सवाल है कि इनोसेंट बच्चों को 5 ईयर्स के बाद बरी भी किया जाता है जी, जो 8 साल उनकी लाइफ जो है जेल में कटी है जी, उसका जिम्मेदार कौन है? और उनका मुआवजा दिया जाता है या उन्हें वैसी बरकरार रख दिया जाता है?
जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी वकील साहब, काफ़ी अच्छा सवाल है कि कुछ ऐसे लड़कों को माखूज किया जाता है जो बेकसूर होते हैं, उन पर केस चलता है। आपने जैसा बताया कि 5-10 साल के बाद वो जो है वो बरी हो जाते हैं, लेकिन इस बीच में जो उनका कैरियर तबाह होता है, जो उनकी पर्सनल लाइफ तबाह होती है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ तबाह होती है, तो क्या इस सिलसिले में कोई कंपनसेशन की जो बात कही गई है? एक मिसाल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि हैदराबाद की असम्बली में कायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई थी। राजशेखर रेड्डी हुकूमत में, बाद किरण कुमार रेड्डी हुकूमत में भी इसको उठाया गया और वहाँ पर जो है मुसलमानों के मासूम बच्चों के लिए जो है इनोसेंट साबित हुए थे, उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान किया गया। ये और बात है कि उसके खिलाफ जो है फिर केस दायर किया गया अदालत में जो ज़ेर दौरा है। लेकिन ये मुआवजे का जो ताल्लुक है, सचर कमेटी सिफारिशात कोई ऐसा पॉइंट देती है, कोई ऐसा रिकमेंडेशन देती है जिसमें कहा जाए कि जो है इनोसेंट मुस्लिम यूथ, यानी जो बेकसूर पाए गए हैं, जो बाइज्जत बरी हुए हैं केसेस से, उनको जो है कोई मुआवजा दिया जाए? नहीं, मुआवजे के लिए तो सदर कमेटी से कोई रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन ये कानूनी हक है। अगर आपके साथ ज़्यादा ज्यादती हुई है, कानूनन किसी तरह की ज्यादती हुई है, तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में। तो जिस तरह का अकबर साहब ने किया था, किसी बच्चे को 3 लाख या किसी को 2.5 लाख, किसी को कुछ ऐसा मिले हुए थे, तो फिर कोई एडवोकेट ने फिर उस पर पिटीशन डाल के उस पर कुछ स्टे वगैरह लिया हुआ है, केस चल रहा है, लेकिन उसमें होगा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, बात करेंगे हम। एक और हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये जो कंपनसेशन आपको मिलेगा सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन। जी, मेरा कहना ये है कि भाई ये इस तरह देखो, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, कोई भी इनोसेंट यूथ को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी इनोसेंट सिटीजन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी इनोसेंट इंसान को या औरत या मर्द को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसके नतायज में जो है ना उनके पूरा एंटायर खानदान तबाह हो जा रहा है जी, उनका कैरियर खराब हो रहा है, उनके सोसाइटी में उनकी बदनामी हो रही है। 5 साल 10 साल के बाद जब अगर वो मालूम भी हुए इनोसेंट हुए, तो उनका जब तक तो लाइफ खत्म हो चुका है। जी, तो ये जो कंपनसेशन आपको मिलेगा, लड़के कंपनसेशन ले सकते हैं, पैसा मिलेगा, तो वो टाइम पे पैसा आके फायदा भी नहीं है। लेकिन जो मेंटल जो लॉस हुआ है, मेंटल जो इगोनी से जो गुजरे हैं, उसको तो कंपनसेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर लें आप। जी वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? जी, अपना सवाल करें आप। क्या पूछना चाहेंगे आप? टीवी पे बार बार मोदी सर का बता रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेने का था। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, हर चैनल पे बात सबके बारे में मोदी सरकार हो रही है, इसके बारे में क्या तो नहीं आते, वही जान। बिल्कुल बात करेंगे। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी वकील साहब, ये जो है एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कौमी चैनल्स पर चल रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये सियासी पार्टियों का हक है कि वो जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपनी तशहीर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सियासी पार्टियों का हक है, वो तो एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हैं, और चैनल को रोकना भी नहीं चाहिए। चैनल जो भी है अपना बिजनेस है वो जी, और जो भी है, जिस तरह इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, जब तक कर सकते हैं आप, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जी बिल्कुल। जहाँ तक इश्तिहारात का ताल्लुक़ है, तशहीर का ताल्लुक़ है, एक लिमिट रखी गई है, एक हद रखी गई है इलेक्शन कमीशन की निगरानी में। आप उस सिलसिले में जो है तमाम सियासी पार्टियां जो है उसको रहनुमा बनाते हुए अपनी तशहीर कर सकती हैं। ये और बात है कि कुछ चैनल्स की अपनी एक पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी पर गामजन होता है, इस पर जो है किसी की कोई जोर या फिर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। लेकिन अब जहाँ तक मुआवजे की बात कर रहे थे आप कि जो मेंटल टॉर्चर होता है, जो है जहनी अजियत दी जाती है, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता, तो क्यों ना इसको जो है एक कानूनी नुक्ता बनाया जाता है, क्यों ना इसको जो है एक रिकमेंडेशन के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? जी, क्या पूछना चाहेंगे मोहतरमा? ये जो हमारे जो ससुराल वाले हैं जी, तो हम ऐसा एक प्रॉपर्टी लेके रखे थे, गांव के साइड ही है जी,
तो अपने नाम से कर लिए जी क्या मतलब हमारे शोहर लेके रख लिए थे, तो लड़के भिजा दिए हमको, जी। तो भिजा दिए तो अब अपने नाम से कर लिए, तो क्या करना? कौन कर लिए ये अपने नाम पे? आपके खुसर कर चुके हैं? हमारे साथ करिए। अच्छा, आपकी सास कर ली। तो इससे पहले किसके नाम पे थी ये प्रॉपर्टी? जी, इससे पहले जो हमारे शोहर जिसके नाम से लिए थे वही ब्रोकर के नाम से, मतलब रिश्तेदारी में ले लिए थे, जी तो उनके नाम से ही था, बाद में कर लेंगे बोलते चुपे, तो सिर्फ जाके कर लिया, क्या करना फिर? बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में वकील साहब से कि क्या रहनुमाई हो सकती है। वकील साहब, कुछ सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? चलिए, ये रजिस्ट्री है या नोटरी पे है? ये रजिस्ट्री है या फिर ये नोटरी पे डॉक्यूमेंट है आपके पास? जी नहीं, क्या बोले तो इन्होंने अपने वालदा के ऊपर भरोसा करके उनके ही हाथ पे छोड़ दी पेपर, जी तो हमको बिल्कुल बात करेंगे इस सिलसिले में वकील साहब। जी, अगर ये रजिस्ट्री नोटरी पे है तो भी कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्री पे भी रहा तो अगर इनके शोहर जब तक नहीं चाहिए इनके सास पे केस नहीं कर सकते। इस तरह के बता रहे हैं कि इनको लड़के निकाल दिए हैं, पर पहले ये नहीं पता कि तलाक हो गया या नहीं हुआ, नहीं मालूम, या लड़के अलग हुए हुए हैं, ये भी नहीं मालूम। दूसरी बात जो है, ये अगर रजिस्ट्री हो गई उनके वालदा के नाम पे, क्योंकि पहले जिसके नाम पे उसी के नाम पे थी, भरोसे पे लिए हम लोग, उसके बाद डायरेक्टली सास के नाम पे हो गई, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर केस करके ये प्रूफ कर सके भाई सास के पास पैसा इतना नहीं था जो ये खरीद सके, ये पैसा जो है ना ये हमारे शोहर का है और शोहर ने किया और गुड फेथ पे वालदा के ऊपर था, तो उन्होंने अपने नाम पे कर लिए या इन्होंने खुद किया हुआ है, तो ये प्रूफ कर लिए तो हो सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात ये बता रहे हैं कि भाई शोहर लड़के भेज दिए, तो उनके शोहर तो उनका साथ नहीं देंगे और इन्हें कुछ नहीं कर सकते केस में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। सैयद ए सलीम हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं। वकील साहब, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा, ये सच्चर कमेटी सिफारिशात के ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर अभी तो इंतख़ाबात होने वाले हैं, हुकूमत किसकी बनेगी ये अभी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो भी हुकूमतें आएंगी रियासत में और या फिर सेंट्रल में, तो हुकूमत को किस ताल्लुक से जो है कैसे आगे बढ़ना चाहिए सच्चर सिफारिशात को लेकर, और मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ख़ासकर अक़लियतों को अपलिफ्ट करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए आपकी नज़र में? जो भी हुकूमत आए, हुकूमत को अगर करना चाह रही है मुस्लिम्स के लिए और करना ज़रूरी है मुस्लिम्स के लिए, और हर बैकवर्ड जो भी कम्युनिटी है, दलित है, एससी है, एसटी है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख है, ईसाई है, इन लोगों के लिए, सबके लिए करना चाहिए। जब तक ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं करे आप मुल्क को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये लोगों के लिए जो करना है, अगर मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स की बात आई है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, तो इनके लिए ये गाइडलाइंस की तरह अगर आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लेंगे, उनके जो है ना रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे, तो पूरा मुस्लिम का चेहरा ही नहीं, हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बदल जाएगा। तो जिसमें इसमें जो है ना एजुकेशन लेवल पे भी इन लोगों को लेके जाना है और टेक्निकली जो है ना भी इन लोगों को आगे बढ़ाना है, जो टेक्निकल कॉलेजेस की तरह ये करके, और एजुकेशनल जब लेके जाना है, तो और जहाँ कहाँ भी उर्दू मीडियम स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम का बढ़ाएं जो रिकमेंडेशंस में है, तो वहाँ पे, और मदरसा में से जो पढ़ के आ रहे हैं, गरीबी की वजह से लोग स्कूल को नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल्स को वहाँ यहाँ, तो मदरसे में डालते हैं। मदरसा के जो सर्टिफिकेट्स मदरसे के जो आएंगे वो 10th की तरह ट्रीट करें, इंटर में अगर जाना चाहे तो, और डिग्री में जाना चाहे तो इंटर की तरह ट्रीट करें, और जॉब्स के लिए इवन सिविल, डिफेंस, बैंकिंग में भी जो है ना वो सर्टिफिकेट को जो है ना वैल्यू दिया जाए एजुकेशन लेवल में। और इनका बराबर जिस तरह जितना परसेंटेज है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द मुस्लिम कम्युनिटी, तो इनको इनके परसेंटेज के हिसाब से इनको अपना शेयर नौकरियों में दिया जाए। और जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बैंकिंग के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो मुस्लिम्स में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी शिरकत तलब किया जाए, उनको बिठाया जाए वो कॉन्फ्रेंसेस में, उनको ताकि नॉलेज हो। और ये भी जो है ना सिफारिश में है। और दूसरा जो है ना जो बीएड जो टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है, वो टीचर के ट्रेनिंग में ऐसे कंपोनेंट्स डाले जो टीचर्स को तैयार जब करते तो उनके दिमागों में मुस्लिम्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए, उनका स्टेज आज के तारीख में क्या है और करना क्या चाहिए, कहाँ लेके जाना चाहिए, अगर वो डालें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से?
मेरा जमीन जो है साहब, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट होने के बाद ये शेरलिंगम जी वहाँ पर जो है मैं 97 में जमीन लिया समय जी 600 का जमीन लिया। जी 600 का जमीन में साहब वो गवर्नमेंट लैंड बोल के जो हालांकि लिंक डॉक्यूमेंट है साहब मैं जी मेरे पास। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। 3 आदमी का लेगा, 30 आदमी से मैं खरीदा। जी तीनों का भी वो तीनों का रजिस्ट्री रहने के बाद भी मैं खरीद के मैं रजिस्ट्री भी कराया मैं। जी अभी पूरे जो गवर्नमेंट लैंड मेरा रिटायरमेंट का पैसा वाला था। 97 में मैं रिटायरमेंट हुआ था मैं जी 97 में लिया था वो सर्वे नंबर 124। जी उसमें बहुत से लोगों का है। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। वकील साहब, बेहतर ये होगा कि आप इन्हें पर्सनल बुला लें ताकि जो है इनका जो मसला है वो हल हो सके। आप जो है वकील साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वकील साहब का नंबर जो है हम देंगे आपको इंशाल्लाह। आप जो है प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें और रास्त तौर पर आपके जो ऑफिस है उस पर जाकर जो है आप ये मसला जो है डिस्कस कर सकते हैं। जी वकील साहब। तो जो है एजुकेशन जिस तरह का पॉपुलेशन परसेंटेज आपका है उस तरह जो है ना जॉब्स में शेयर उतना उन लोगों को मिलना चाहिए। वो भी रिकमेंडेशन में उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो है औकाफ के ज़मीनात जो आमदनी है उसको सही तरह खर्च करे। जबकि आपको 500 करोड़ सालाना ज़रूरत पड़ रही है आपको, जब गवर्नमेंट को देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी आमदनी से आपके हालात सुधार सकते हैं आप। तो वो 500 करोड़ आपको चाहिए, लेकिन अगर आप सही तरीके से आपके औकाफ के ज़मीनात और आमदनी को आप ये करेंगे तो आपको 700 करोड़ है आपकी आमदनी, यानी कि 200 करोड़ ज़्यादा ही है। तो 5 साल का अगर प्रोग्राम बना के चलेंगे आप तो आप जो है ना आपका कई हालात सुधर जाएंगे। तो ये इसके लिए एक इंडिपेंडेंट लीगल टीम होना चाहिए। और जो माइनॉरिटी कमीशन है, जिस तरह रिलेटेड टू मुस्लिम माइनॉरिटी जितने भी कमीशन रहेंगे उसमें नॉमिनेटेड पोस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि थोपा के जो अगर आप रूलिंग पार्टी आपकी तरफ से आप मेरे को भेज दे रहे हैं वहाँ पे, तो मैं आपके इंटरेस्ट के तहत काम करूँगा। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा जो आपकी पार्टी को धक्का पहुँचे। तो होता यही आ रहा है। तो वहाँ पे जो ना इंडिपेंडेंट इलेक्शन टाइप होके वहाँ पे अगर कैंडिडेट्स को चुनेंगे, चेयरमैन को चुनेंगे, हर जगह को करेंगे आप, तो वो इंडिपेंडेंट फैसले ले सकते हैं जिसका जो है ना फ़ायदा कम्युनिटी को हो सकता है। तो ये भी सिफारिश में किया गया है। तो ये जो चंद सिफारिश है, जो 4-5 सिफारिश जो मेन है, ये अगर ये कर लेंगे तो आप जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे और साइमल्टेनियसली आप मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज हमने मदऊ किया था एडवोकेट सैयद सलीम को राजेंद्र सच्चर कमेटी सिफारिशात के बारे में काफ़ी सैर बहस हासिल की हमने। वकील साहब ने इसके सिफारिशात पर रोशनी डाली और हुकूमत की जानिब से कहाँ तक अमल आवरी हो पा रही है उस पर रोशनी डाली और क्या किया जाना चाहिए इस पर भी उन्होंने काफ़ी तफसीली रोशनी डाली। हम उन तमाम कॉलर्स के मशकूर व ममनून हैं जिन्होंने हमें कॉल किया और ऐसे कॉलर से मौजूद ख्वाह हैं जिनका कॉल हम किसी न किसी वजह से नहीं ले सके हों। प्रोग्राम से अख्ताम से कबल हम उन तमाम शख्सियतों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए इस प्रोग्राम को मुमकिन हद तक कामयाब बनाया है, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे ऑपरेशंस मैनेजर मोहम्मद इब्राहिम जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मोहम्मद आरिफ जो है PCR इंचार्ज है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। अलावा जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर जो हमारे साथ है इस वक्त मोहम्मद उवैस और मोहम्मद ताहिर, हम उनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने प्रोग्राम की पेशकशी में हमें भरपूर ताउन पेश किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम जो है शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एडवोकेट सैयद सलीम का कि अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, फिर एक शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते, यही वक्त होगा, यही चैनल होगा और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर।